काकोरी कांड से जुड़ा हुआ है। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ। सवाल यही होगा, काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। अच्छा, काकोरी एक स्टेशन का नाम था। काकोरी क्या था? एक स्टेशन का नाम था जहां पर क्रांतिकारियों ने ट्रेन को लूट लिया था। एक ट्रेन जिसमें सरकारी खजाना जा रहा था और उस खजाने को लूट लिया गया। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। यानी एक प्रकार से काकोरी कांड जो है वो ट्रेन लूट की घटना है। यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुआ। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को, जब एक ट्रेन सरकारी खजाना लेकर सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। उसी समय काकोरी नामक स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूट लिया। और ये ट्रेन लूटने का विचार जो था वो राम प्रसाद बिस्मिल का था। ठीक है, काकोरी ट्रेन लूटने का जो विचार था वो किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का। और इसमें जो इससे जुड़े हुए प्रमुख क्रांतिकारी थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां। यहां से सवाल होता है कि काकोरी कांड से जुड़े हुए क्रांतिकारी में देख लीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, और इन सब को, इन चारों को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब हुई? दिसंबर 1927 में। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। और 2 वर्ष बाद राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खां हो, रोशन सिंह हो, राजेंद्र लहरी हो, इन सबको फांसी दे दी गई। ठीक है, तो सवाल कई तरह से आता है। पहला सवाल बोलते और बताते चलेंगे, काकोरी कांड कब हुआ? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, ये किस घटना से जुड़े हुए थे? काकोरी कांड की घटना से जुड़े हुए थे। और इन सभी को फांसी कब हुई? दिसंबर 1927 में। ठीक है, और इसी घटना में सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास दे दिया गया। काकोरी कांड में किसको आजीवन कारावास की सजा हुई? सचिंद्र सान्याल को। सचिंद्र सान्याल को एकदम याद रखना है। मनमथनाथ गुप्त, देखिए मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। ठीक है, तो यही सब चीज है कि जैसे पूछेगा कि काकोरी कांड में किसको आजीवन कारावास की सजा हुई, मनमथनाथ को कितने वर्ष की जेल हुई? 14 वर्ष की जेल हुई। और एक कोटेशन है जो राम प्रसाद बिस्मिल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो कहते, वो एक शब्द बोलते हुए फांसी पर चढ़ गए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता रहूंगा, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता रहूंगा। यानी इसका अर्थ है कि राम प्रसाद बिस्मिल का ये कोटेशन आपको याद रखना है, जैसे पूछ देगा परीक्षा में कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता रहूंगा। इसका मतलब हुआ कि मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वनाश हो जाए, मिट जाए, नष्ट हो जाए। ये कथन किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का। ठीक है, देखिए चंद्रशेखर आजाद, जिनको पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अशफाक उल्लाह खां, ये अलग हो गया है ना, ये अलग हो गया, इधर पहले पढ़िए। अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की आजादी के लिए फांसी पर लटके थे। पहले कांग्रेसी जिनको जेल हुई वो कौन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। और पहले क्रांतिकारी मुसलमान जिनको देश की आजादी के लिए फांसी हुई वो थे अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जिनको फांसी हुई। देखिए, स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। सीधा सीधा एक ही सवाल बनता है, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? 1926 ईस्वी में। और साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को।
ठीक है, एकदम याद रखना है कि साइमन कमीशन कब भारत आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, 3 फरवरी 1928 को। देखिए आगे बताते हैं, इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन किसको कहा गया? तो देख लीजिए, गोरे लोगों का आयोग। और साइमन कमीशन क्या था, थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लेते हैं, जब क्लास में आएंगे तो विस्तृत चर्चा के साथ। ये तो लूसेंट है, लेकिन जब हम लोग क्लास करेंगे तो पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे। 1919 का जो अधिनियम बना था, उसमें एक प्रावधान किया गया था कि 1919 की अधिनियम की समीक्षा 10 वर्ष के बाद किया जाएगा। ठीक है, लेकिन 1919 के अधिनियम के 8वें वर्ष में ही, यानी 1927 में ही साइमन कमीशन को गठित कर दिया गया और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। अब 1919 के कानून की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन आया, लेकिन इस कमीशन का भारत में तीव्र विरोध हुआ और उस विरोध का मूल कारण था कि इस कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। इसमें जितने भी सदस्य थे सभी कौन थे? अंग्रेज थे। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई 30 अक्टूबर 1928 को। और साइमन कमीशन के विरोध का मूल कारण क्या था? क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। भारत के कानून की समीक्षा करने के लिए जो आयोग गठित किया गया, उसमें एक भी भारतीय का न होना इस आयोग का जो विरोध किया गया उसका मूल कारण था। और 30 अक्टूबर को लाठी चार्ज में घायल हो गए। कौन घायल हुए? लाला लाजपत राय, और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का जो विरोध नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है, वो दल कौन थे? तो एक जस्टिस पार्टी ने विरोध नहीं किया और दूसरा पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था। ये अंडर ब्रैकेट है, ठीक है, इसको बाद में कर लेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को। व्हाइट मैन कमीशन किसको कहा जाता है? साइमन कमीशन को। लाला लाजपत राय घायल कब हुए? 30 अक्टूबर 1928 को। और साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल थे जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। अब थोड़ा सा भगत सिंह जी से भी मिल लीजिए। देखिए, भगत सिंह ये पंजाब के क्रांतिकारियों में बहुत महत्वपूर्ण थे और इन्होंने 17 दिसंबर 1928 को, ठीक है, जो लाहौर के पुलिस कप्तान थे, एसपी थे, ठीक है, कप्तान, पुलिस कप्तान मतलब हुआ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो लाहौर के एसपी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सैंडर्स की हत्या किसने की? तो आंसर होगा भगत सिंह। दूसरा सवाल यहां से जो बनेगा कि सैंडर्स कहां का पुलिस कप्तान था? लाहौर का। और तीसरा सवाल यह बनेगा कि सैंडर्स की हत्या कब की गई? तो 17 दिसंबर 1928 को। 17 दिसंबर 1928 को। अब देख लीजिए, एक पब्लिक सेफ्टी बिल। ये जब पब्लिक सेफ्टी बिल पास किया जा रहा था तो इस बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई क्योंकि यह बम खाली स्थान पर फेंका गया था। ठीक है, तो पब्लिक सेफ्टी बिल कब लाया गया था? 8 अप्रैल 1929 को। और इस बिल के विरोध में किसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका? तो दो नाम याद रखेंगे, बटुकेश्वर दत्त
और भगत सिंह, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें बम फेंका। और 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और इन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया। देखिए, हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो इसी घटना से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक वर्ष जो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में आयोजित करते हैं, मनाते हैं, और उसी दिन हम भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण यही है कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ। देखिए, प्रत्येक साल कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना अधिवेशन करता था, और उस अधिवेशन में राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की जाती थी, और कोई ना कोई उसकी अध्यक्षता करता था, और जो अध्यक्ष होता था उसके नियंत्रण में ही कांग्रेस का संचालन और उसकी रणनीति तय होती थी। तो 1919 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की, ठीक है। और 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। देखिए, इसमें क्या याद रखना है? पहला कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में आयोजित किया गया, उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो पहला सवाल है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? लाहौर अधिवेशन। और दूसरा सवाल है कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पहला बार तिरंगा झंडा कब फहराया गया? 31 दिसंबर 1929 को। और यह भी पूछता है कि किस नदी के तट पर यह तिरंगा फहराया गया? तो रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। रावी बहुत इंपॉर्टेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग रावी नदी को पढ़ते हैं ना, सिंधु, रावी, ये दो नदी जो है बहुत महत्वपूर्ण नदी है, जहां भारत की पहली सभ्यता विकसित हुई, और यह सभ्यता दुनिया के विकसित सभ्यताओं में से एक थी, ठीक है। तो रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगे झंडे को फहराया गया, और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। प्रथम स्वाधीनता दिवस हम लोग कब मनाए? 26 जनवरी 1930 को। यही वजह है कि जब भारत का संविधान नवंबर 1949 में बनकर के तैयार हो गया, तब भी भारत के संविधान के कुछ ही अनुच्छेद को लागू किया गया। केवल 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, और पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो भारत का संविधान, देखिए, एक सवाल पूछता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? उत्तर होगा 26 नवंबर 1949, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना लिखी हुई है एनसीईआरटी के बुक्स में, जब आप पढ़ेंगे प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है, तो उस प्रस्तावना में संविधान लागू होने की जो तिथि दी गई है वो 26 नवंबर 1949 बताई गई है। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। बहुत आदमी इस कंफ्यूजन में, वहां दोनों विकल्प होगा, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो भाई, ये तो संविधान में ही संविधान लागू होने की तिथि लिखी हुई है, तो 26 नवंबर 1949 संविधान लागू होने की तिथि। उस दिन केवल और केवल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से केवल 15 अनुच्छेद उस दिन लागू हो गए। और दूसरा कि पूरा संविधान 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय किया गया, निश्चय किया गया। उसका मूल कारण यही था
कि हमने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाया था। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश ने स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की। यही वजह है कि हम अपना जो संविधान लागू होने की तिथि निर्धारित की वो 26 जनवरी को निर्धारित की, और हमारा संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? चलिए देखिए, ये पूर्ण स्वराज्य मतलब टोटल इंडिपेंडेंस। अब आप कहेंगे कि इससे पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, क्या हमने उसमें पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं की? नहीं की। हमने स्वराज्य की मांग की। आपको याद होगा कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की। नहीं, पहली बार स्वराज्य की मांग कब की? 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। स्वराज्य शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज्य शब्द का प्रतिपादन किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज्य की मांग सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया था दादा भाई नौरोजी ने 1906 में। लेकिन पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। स्वराज्य का मतलब होता है खुद का राज्य, नहीं हमारा अपना शासन हो। लेकिन स्वराज्य और पूर्ण स्वराज्य में अंतर क्या है? तो ये डोमेनियन स्टेट्स। कांग्रेस अपने आंदोलन के शुरुआती दौर में डोमेनियन स्टेट्स का मांग कर रहा था कि भाई हमको डोमेनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। और डोमेनियन स्टेट क्या है ये पहले भी बताए हैं, और फिर सुन लीजिए। डोमेनियन स्टेट का मतलब था कि गवर्नर के अधीन या ब्रिटेन के क्राउन के अधीन हमारा खुद का शासन हो। मतलब कि हम ब्रिटेन की अधीनता स्वीकार करते हैं और उसके अधीन ही भारत के शासन के संचालन की जिम्मेदारी हमको सौंपा जाए। मतलब यहाँ का जो प्रशासनिक कार्य हो ये हम लोग करें। हम ब्रिटेन की अधीनता को स्वीकार करते हैं, क्राउन की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए हम शासन करेंगे। और ऐसा नहीं था कि भारत में मतलब भारत ये कोई नया मांग कर रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटेन का उपनिवेश था और ऑस्ट्रेलिया को डोमेनियन स्टेट्स का दर्जा प्राप्त था। मतलब ऑस्ट्रेलिया के लोग ही ऑस्ट्रेलिया में शासन देखते थे, लेकिन वो किसके नियंत्रण में था? ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के नियंत्रण में। तो शुरू में जो हमारा मांग यही था कि भाई ठीक है, हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमको अपने लोगों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए ये जो शासन और सत्ता है वो मेरे द्वारा संचालित हो। तो अंग्रेज हमेशा भरोसा देते थे कि ठीक है, पहले आप शिक्षित बनिए, योग्य बनिए, और जब हमको लगेगा कि आप शिक्षित और योग्य हो गए तो शासन की बागडोर आपको सौंप दी जाएगी। ठीक है, शासन की बागडोर आपको सौंप दी जाएगी। लेकिन 1929 में कांग्रेस ने कहा कि भाई अब मामला डोमेनियन स्टेट्स का रहा ही नहीं, अब हमको चाहिए टोटल इंडिपेंडेंस। यानी अब हम ब्रिटेन के अधीन शासन नहीं करेंगे, हम पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे और खुद का शासन स्थापित करेंगे। तो यहां पर कई सवाल बनते हैं और गलती भी हो जाता है। आपसे गलती भी होगा, फैक्चुअल सवाल है क्योंकि तथ्यात्मक है, तो हम लोग उस फैक्ट्स को ही एक बार दोहराव कर लेते हैं। फैक्ट्स का पहला कि पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया कांग्रेस ने कब? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार तिरंगा झंडा कब फहराया गया? 31 दिसंबर 1929 को। और किस नदी के तट पर फहराया गया? रावी नदी के तट पर फहराया गया। और प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। और इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसीलिए हमारा संविधान भी लागू हुआ 26 जनवरी को।
26 जनवरी 1950 को। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लीजिए जो बॉक्स वाला फैक्ट्स हैं कि चंद्रशेखर आजाद सुने ही होंगे, ये राष्ट्रीय आंदोलन के ये लोग हीरो थे। नहीं, रियल हीरो यही लोग हैं जिनको हम विस्मृत कर चुके हैं और नकली और टिन्ही हीरो के पीछे पागल हो गए हैं। ठीक है, पूरा अपना रूप रंग वेशभूषा खराब करके घूम रहे हैं हम लोग। भगवान सुंदर शकल बनाए हैं, फिर भी अजीब तरह का बाल वाल कटवा करके, अजीब टाइप का दाढ़ी रख के, और खुद को सुंदर मान बैठे हैं, खुद ही मान बैठे हैं। ठीक है, तो पूरा नाम चंद्रशेखर आजाद उर्फ पंडित जी। पंडित जी के नाम से किनको जाना जाता था? चंद्रशेखर आजाद को। इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका जन्म कहां हुआ था? देखिए, भावरा। कहां हुआ था? भावरा। और भावरा है झाबुआ जिला मध्य प्रदेश में। सॉरी, अभी इसको अलीराजपुर जिला के नाम से जाना जाता है। पहले झाबुआ जिला के अंतर्गत आता था भावरा, अब आता है अलीराजपुर जिला में। अब ये अलीराजपुर एक अलग जिला बना बाद में, जिसमें भावरा आता है। तो चंद्रशेखर आजाद उर्फ पंडित जी का पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका जन्म स्थान है भावरा। भावरा है अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश में। और इनका डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1906, यानी डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई मनाएंगे इस बार, मनाइए। और इनके पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी, और शहीद स्थल जहां ये खुद को गोली मार लिए थे, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। देखिए, बहुत सारा कंट्रोवर्सी है कि आखिर कौन मुखबिरी किया पुलिस को, और ये पुलिस से इनकाउंटर करते रहे, और जब देखे कि बस अब एक ही गोली बच गया है और ये खत्म हुआ, उसके बाद हम गिरफ्तार हो जाएंगे। और इनका यही था कि हम जिंदा कभी पुलिस के हाथ नहीं चढ़ेंगे। वो अंतिम गोली इन्होंने अपने सिर में मारी। शहीद होने की तिथि 27 फरवरी 1931। और जिस संगठन से ये जुड़े हुए थे, उस संगठन का नाम था नौजवान सभा, कीर्ति किसान पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए, इस पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। चंद्रशेखर आजाद ने ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम सोशलिस्ट कर दिया, इसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया। और यह भी सवाल पूछा जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसने कर दिया? चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, तो ये चंद्रशेखर आजाद जी का कुछ बायोडाटा है। नाम चंद्रशेखर आजाद और पंडित जी, पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, नहीं, जन्म स्थान भावरा, जिला अलीराजपुर, राज्य मध्य प्रदेश, पिता का नाम, अच्छा इनका जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1906 को। पिता का नाम सीताराम तिवारी। शहीद स्थल, अरे स्थल पूछे हैं, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। और शहीद होने की तिथि है 27 फरवरी 1931। ठीक है, और मूल रूप से ये वाला याद रखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये सदस्य थे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग दांडी मार्च, ठीक है, और नमक सत्याग्रह को देखेंगे। देखिए, यहां से सवाल पहले देख लीजिए कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। दांडी, और ये 322 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने 24 दिनों में पूरा किया। कितने दिनों में? 24 दिनों में पूरा किया। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये दांडी पहुंचते हैं और दांडी में नमक बनाकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा। ये पूरा घटना क्या है समझिए।
क्या हुआ कि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया। अब नमक जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के उपभोग की वस्तु है, गरीब हो अमीर हो, है ना, खाने में तो चाहिए। और भारतीय लोग नमक खुद से बनाते थे। तो जब नमक पर टैक्स लगा दिया तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और इसके विरोध में 12 मार्च 1930 ईस्वी को उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया, यानी दांडी तक की यात्रा प्रारंभ की। और यह यात्रा कितने समर्थकों के साथ शुरू किया? 79 समर्थकों के साथ, 79 समर्थकों के साथ। और कहां से शुरू की? साबरमती आश्रम से दांडी तक। कहां से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से दांडी तक। और देखिए यहीं से बहुत सारा सवाल होगा, जैसे बोल साबरमती से दांडी की दूरी कितनी थी? 322 किलोमीटर। और दांडी मार्च कितने दिनों में पूरा हुआ? 24 दिन में। तो एक एक सवाल आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई? झट से बोलना है। 12 मार्च 1930 को। इस यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से। और वहां से यह यात्रा कितने समर्थकों के साथ शुरू हुई? आंसर होगा 79, 79। महज 79 लोगों के साथ जब गांधी जी ये 322 किलोमीटर की यात्रा पर निकले तो लाखों लोगों का कारवां उनसे जुड़ता चला गया। वो जिस जिस शहर और गांव से गुजरे लोग उनके साथ हो लिए। और दांडी पहुंचते पहुंचते तो लाखों लोग गांधी के साथ थे। इसलिए कहते हैं कि यदि इरादे नेक हो और निस्वार्थ हो और आप कोई काम कर रहे हैं तो रास्ता भी मिलेगा और लोगों का सहयोग भी मिलता है। दांडी कब पहुंचे? यह भी सवाल है। 6 अप्रैल 1930 को। नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। तो यहां इतना ही उल्लेख किया गया है, तो हम लोग भी इतना ही चर्चा करते हैं। आगे जब क्लास वाला हम लोग पढ़ेंगे तो इसका सबका विस्तृत वर्णन होगा उसमें और विश्लेषण किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की। अब नेपोलियन तो यहां का था ही नहीं, नेपोलियन तो फ्रांस का था। हाँ, तो नेपोलियन कहां का था? वो फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ था। ठीक है। और वो फ्रांस के राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति कर रहा था। और इसी क्रांति के दौरान उसने एक यात्रा की, नेपोलियन ने, जो एल्वा शहर से पेरिस, जो कि उसकी राजधानी थी, एल्वा से पेरिस तक की यात्रा की। और उस यात्रा में भी उसके साथ लाखों लोग जुड़ते चले गए थे। तो गांधी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस तक की यात्रा से की गई है। और सवाल यह होगा, यह तुलना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। याद हो रहा है? याद हो रहा है ना? बस याद ही करना है। 8 मार्च 1931 को गांधी जी और उस समय के तात्कालिक वाइसराय इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यह घटना, ये जो दांडी यात्रा है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, डिसओबीडिएंट मूवमेंट से जुड़ा हुआ घटना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब विनम्रता पूर्वक हम आपके आदेशों की अवहेलना करेंगे, इसका मतलब यही हुआ। डिसओबीडिएंट मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी ने शुरू किया 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। और उस आंदोलन की शुरुआत इसी दांडी मार्च से हुआ। और उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बहुत व्यापक हो चुका था, बहुत बड़ा हो चुका था। और उस समय जो ब्रिटेन की सरकार थी वो चाहती थी कि भाई इन आंदोलनकारियों को एक टेबल पे बिठाया जाए और उनके साथ कुछ निगोशिएशन किया जाए। ठीक है, बातचीत किया जाए, जिससे कि ये आंदोलन स्थगित हो जाए।
तो महात्मा गांधी की एक नीति थी जो बताए थे, वो नीति था संघर्ष विराम संघर्ष की नीति। देखिए असहयोग आंदोलन जब बहुत व्यापक हुआ, बहुत बड़ा हुआ, और उसमें एक हिंसात्मक घटना हुई, चौरी चौड़ा की घटना, तो उस घटना के बाद उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया 1922 में। नहीं, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और 11 फरवरी को हुआ था, 11 फरवरी को। वो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौड़ा कांड हुआ और 11 फरवरी को गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और इससे कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए थे। उन्होंने गांधी के इस निर्णय का विरोध किया कि जब आंदोलन अपने इतने देशव्यापी था, पूरे देश में आंदोलन हो रहा था, और उत्तर प्रदेश की एक घटना को लेकर के पूरे देश के आंदोलन को स्थगित कर देना, कांग्रेस के कई नेता इससे सहमत नहीं थे, इसको उचित नहीं मानते थे। लेकिन गांधी, जिनके बारे में हम कहते हैं कि गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। देखिए गांधी समझ गए थे कि ये जो निहत्थे लोग, जो करोड़ों लोग आंदोलन कर रहे हैं, और एक घटना, एक हिंसक घटना की आड़ में अंग्रेज इन करोड़ों लोगों को कुचल देगा, हजारों लोगों की जान चली जाएगी, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब अंग्रेज बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करने वाले हैं। अब जो पुलिस एक्शन होगा वो बर्बरतापूर्ण होगा, और इन हजारों लोगों की हत्या का दोष गांधी के सर मढ़ दिया जाएगा। इसलिए गांधी जी ने तुरंत आंदोलन को स्थगित कर दिया। देखिए सरकार जो होता है ना, बहुत शक्तिशाली होता है। सत्ता और शासन शक्ति के दम पर ही चलता है, और गांधी इस बात को बखूबी जानते थे कि सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह यदि करेंगे तो सरकार को एक उचित कारण मिल जाएगा विद्रोह को दमित करने का, कि भाई ये लोग तो आतंकवादी हैं, सरकार के खिलाफ यदि आप हथियार उठाते हैं तो आप उग्रवादी और आतंकवादी माने जाएंगे। आज के भारत में भी सरकार की नीतियों का विरोध करना आपका फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन सरकार के नीतियों का सशस्त्र विद्रोह करना आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। हम सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, सरकार की नीति के विरुद्ध आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन सरकार के विरुद्ध जैसे ही सशस्त्र विद्रोह करेंगे, सरकार हमको आतंकवादी करार दे देगी, और फिर सरकार को गोली चलाने में कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि आपने सत्ता और शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। और आज की सरकार को तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको जनता का समर्थन है। आप विरोध करिए, विरोध करना, आए दिन किसान मजदूर सरकार का विरोध करता रहता है, और कई विरोध तो आप पिछले कुछ दिनों में देखे होंगे कि हिंसात्मक भी हो गया, लेकिन बावजूद इसके सरकार वहां पर गोली न चला करके उस आंदोलन को, हिंसा को नियंत्रित किया। क्योंकि कई बार होता है कि जो जन आंदोलन होता है वो जन आंदोलन कई कारणों से हिंसक हो जाता है। ये सरकार भी समझ रही होती है कि देखिए कुछ लोग, कुछ उपद्रवी प्रवृत्ति के लोग इस आंदोलन का फायदा उठाना चाहते हैं कि हिंसा हो, पूरा आंदोलन जो है वो अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाए। और ये बात गांधी समझ गए थे कि यदि आंदोलन को स्थगित नहीं किया गया तो आंदोलन अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाएगी, पुलिस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करेगी और देश में हिंसा बढ़ेगा। और गांधी आलोचना झेलने के बावजूद भी इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय करते हैं और फिर अपने रचनात्मक कार्य में लग जाते हैं। एक दिन पढ़ाएंगे गांधी और उनकी नीति से आपको परिचित कराएंगे, केवल गांधी की नीति। हम अक्सर पूछते हैं कि गांधी इतने महान क्यों थे, और बीपीएससी, यूपी, पीसीएस अक्सर सवाल पूछता है
मुख्य परीक्षा में। कई बार गांधी के व्यक्तित्व को लेकर के भी सवाल होता है, जैसे मुख्य परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि गांधी के विचार विरोधाभासी थे। अब यह विचार क्यों कहा गया कि गांधी के विचार विरोधाभासी थे? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि गांधी के विचार विरोधाभासी थे? और यह सवाल इसलिए किया गया कि एक तरफ गांधी अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं और दूसरी तरफ डू और डाई का नारा देते हैं, करो या मरो। तो कुछ लोगों ने इस डू और डाई के स्लोगन को, इस नारे को अहिंसा से अलग माना, लेकिन यह अहिंसा से अलग नहीं था। करो या मरो का मतलब यह नहीं था कि गांधी यह कह रहे हैं कि हथियार उठा लो, बागी बन जाओ। उनका यह कहना था कि अब स्वतंत्रता प्राप्ति तक संघर्ष करो और अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष करो। तो जब ये सवाल आप लोग मेंस की तैयारी करेंगे, बीपीएससी मेंस की तैयारी जो लोग भी करेंगे, वहां पर इन सभी सवालों का एक एक कर उनका विश्लेषण, मूल्यांकन सब कुछ किया जाएगा। फिलहाल गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, यही सवाल पूछेगा। 8 मार्च 1931 को। गांधी और इरविन कौन था? उस समय का गवर्नर जनरल था, वाइसराय था। कितना? 4 मार्च को। हाँ, ये 5 मार्च ही सही है, 8 मार्च ये गलत है। नहीं नहीं, 5 मार्च है। बुक, दोनों बुक में ये गलती किया है। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। और इसके बाद गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है और 5 मार्च को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। इसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। जब भी पूछे गांधी इरविन पैक्ट कब? 5 मार्च 1931। ठीक है, और गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। दिल्ली एग्रीमेंट कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। या दिल्ली समझौता कब हुआ? सवाल इस तरह से भी आएगा कि दिल्ली समझौता किस किस के बीच हुआ? गांधी और इरविन के बीच। किस किस के बीच हुआ? गांधी और इरविन के बीच। ठीक है, गांधी और इरविन के बीच हुआ। और यह समझौता इसलिए किया गया क्योंकि जो ब्रिटेन की सरकार थी वो चाहती थी कि आंदोलनकारियों से बात करके आंदोलन को स्थगित किया जाए। तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन क्या था कि भारत के तमाम राजनीतिक दलों के साथ बातचीत हो और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, आंदोलनकारियों से बात किया जाए। तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तब जब गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। और यह पहला एग्रीमेंट था जो ब्रिटिश सरकार के साथ समानता के स्तर पर किया जा रहा था। समानता के स्तर पर। यह आगे की क्लास में हम लोग इसका पूरा अध्ययन करेंगे। और इस समझौता के बाद गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था। ठीक है, और इसमें कांग्रेस ने भाग लिया और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे इसमें महात्मा गांधी। तो यहां से सवाल होगा कि सेकेंड राउंड टेबल किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और दूसरा सवाल होगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था किसने? महात्मा गांधी ने। और इस सम्मेलन की
जो शुरुआत है वो 7 सितंबर 1931 को। लेकिन क्या हुआ कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण ये जो सम्मेलन था वो विफल हो गया। अब ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या है इसको भी समझ लेते हैं। इसको कॉमनवेल्थ अवार्ड के नाम से जाना गया। और गोलमेज सम्मेलन के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। उधर किताब में क्यों देख रहे, नहीं मिलेगा है ना, ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन, वो तो वहां मिलेगा कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ये चाहता था कि भारत में संप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए, और इसके लिए उसने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि वहां जो संसद का चुनाव होगा, जो सरकार गठित होगा, उसमें मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व मिले, ठीक है। और मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व तो ये लंबे समय से मांगा की जा रही थी। उसने सबसे जो भयानक सांप्रदायिक खेल खेला वो हिंदुओं को कमजोर करने के लिए और दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात कही। बोला दलित के लिए पृथक, जैसा मुस्लिम लीग अपने लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग करता है, और ये पृथक प्रतिनिधित्व क्या था कि मुसलमान केवल मुसलमान को वोट करेगा, यही है पृथक निर्वाचन। अब ऐसा ही गोलमेज सम्मेलन में प्रस्ताव रख दिया, कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड। कहा दलित केवल दलित को वोट करेगा। ये दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की पद्धति, ये गांधी बखूबी समझ गए कि ये हिंदुओं को कमजोर करने की एक रणनीति है। और एक गलती कांग्रेस पहले कर चुका था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया था। कब? 1916 के लखनऊ पैक्ट में। गांधी और रैमजे मैकडोनाल्ड के बीच बात नहीं बना, इसलिए ये गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था, और जो द्वितीय था, द्वितीय कब शुरू हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। प्रथम 12 नवंबर 1930 को, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरा 7 सितंबर 1931 को, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो 17 नवंबर 1932 को आयोजित हुआ। तो कहने का मतलब है कि पहला 1930 में आयोजित हुआ, दूसरा 1931 में आयोजित हुआ, और तीसरा 1932 में आयोजित हुआ। 1930, 31 और 32, ये 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो एक भारतीय नेता जो तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे वो थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और इनको जो बुलाया गया था वो अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था, क्योंकि अंग्रेज ये चाहता था कि जो दलित है उसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए और दलितों को इस आंदोलन से अलग कर दिया जाए। अब वो उसको भी भड़काते कि दलितों के लिए एक अलग राष्ट्र होगा, ठीक है, मतलब जिस तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था उनका। और ये कॉमनवेल्थ अवार्ड जिसकी घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया, डॉक्टर BR अंबेडकर ने इस अवार्ड को स्वीकार कर लिया। लेकिन गांधी समझ गए थे कि ये बहुत आंदोलन को कमजोर करने की एक खतरनाक साजिश है, और इससे न केवल आंदोलन कमजोर होगा बल्कि हिंदू भी टूटेगा। तो गांधी जी जब वहां से आए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से, उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। गांधी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी तब आमरण अनशन पर चले गए। इस सांप्रदायिक घोषणा के विरुद्ध आमरण अनशन पर चले गए। और तब डॉक्टर BR अंबेडकर को भी रियलाइज हुआ
कि नहीं, इनकी मंशा कुछ और है, ये दलितों के हितैषी नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य है आंदोलन को कमजोर बनाना। और फिर गांधी जी और डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। गांधी ने कहा अंबेडकर जी से कि आप एक काम करिए, आप ना दलितों के लिए सीट आरक्षित करवा लीजिए, कि भाई इतना सीट आरक्षित होगा दलितों के लिए, यानी अधिक से अधिक दलित प्रतिनिधि जीत के जाएं, इसके लिए उनके सीट को आरक्षित करवा लीजिए। लेकिन इस पृथक निर्वाचन के मांग को अस्वीकार कर दी। और तब गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। नहीं, पूना पैक्ट हुआ। अब देखिए, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो गांधी जी 3 जनवरी 1932 ईस्वी को फिर से सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। यह याद रखने योग्य है, यह सवाल पूछा गया कि गांधी ने पुनः सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की? 3 जनवरी 1932 को। और सबने अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब समाप्त किया गया? 7 अप्रैल 1934 को। दोनों बात याद रखिएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ होता है, गांधी इरविन पैक्ट के बाद इसको स्थगित किया जाता है। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज और गांधी जी के बीच वार्ता विफल हो जाती है तो फिर से यह आंदोलन 3 जनवरी 1932 को शुरू होता है। गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और अंतिम रूप से यह आंदोलन 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया जाता है। और अब अच्छी बात यह थी कि ब्रिटिश आर्मी में जो भारतीय लोग थे उनमें भी अब राष्ट्रवाद की चेतना विकसित होने लगी थी। और इसका उदाहरण सबने अवज्ञा आंदोलन में कहां दिखता है? जब पठान सत्याग्रहियों पर गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो आपसे कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस रेजिमेंट के आर्मी ने पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार किया था? तो आपका आंसर होगा गढ़वाल राइफल्स। गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया। वो दिन कौन सा दिन है? जिस दिन इस देश के 3 वीर सपूत को फांसी पर लटका दिया गया। 23 मार्च 1931 भगत सिंह की फांसी की तिथि। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह के योगदान को केवल यही 1, 2, 3 लाइन में सिमटा दिया गया। 3 लाइन ही हम पढ़ते हैं। एक, कि उन्होंने लाहौर के कप्तान, पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या की। दूसरा, उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। और तीसरा, कि 23 मार्च 1931 को उनको फांसी हो। उनके योगदान को कितना कम करके इतिहास में इसका उल्लेख किया गया। लेकिन सोचिए, जब एक गाना बना था, गाना बहुत पहले बना, राष्ट्रभक्ति गीत है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गाने को लता मंगेशकर ने गाया, ठीक है, और ये बहुत पुराना गाना है। ये गाना उस समय बना, जहां तक मेरी जानकारी है, जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था। देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और सरकार के स्तर पर जो प्रयास किए गए सो किए गए। देशवासियों ने खुल करके इस युद्ध के कारण जो आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई,
खुल करके अपना योगदान दिया, और वो योगदान इसी गाने की वजह से हुआ। भारतीय महिला जो कि श्रृंगार प्रिय होती हैं, पूरा नाक कान पूरा देखिएगा एकदम स्वर्ण आभूषण से, आजकल तो आर्टिफिशियल भी चलते हैं, नहीं, स्वर्ण आभूषण प्रिय होती हैं। आप विदेशी महिला को नहीं देखेंगे कि वो नाक का पहनती हो, कान का, मंगटी का, पूरा ऐसा, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कितना वो श्रृंगार प्रिय होती हैं। और ये आज से नहीं, ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही ये देखने को मिलेगा, क्योंकि श्रृंगार प्रसाधन और उसके कारखाना सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाए गए। श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री, उस सामग्री को बनाने के लिए कारखाना, मनका बनाने की कारखाना कहां से मिला? चान्हुद्रों से। हाँ, तो लोथल और चान्हुद्रों से मनका, मनका मतलब होता है बीड्स, माला। तो सौंदर्य यानी श्रृंगार प्रिय होती हैं भारत की महिलाएं। इतना सोना, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यदि भारत की महिलाएं सौंदर्य आभूषण के रूप में सोना का उपयोग करती है, यदि वो जिस दिन सोना से विरक्ति ले ली, मोह त्याग दी, सोना लोहा के दाम बिकेगा बाजार में, ठीक है। भारतीय, अभी आप देख लें, शादी विवाह का समय हो, सबसे ज्यादा भीड़ कहां आपको दिखेगा? सोनार के दुकान पे, ठीक है। नहीं, किसी का नाम नहीं ले सकते हैं ना, उसका प्रचार हो जाएगा, ठीक है। तो ए मेरे वतन, तो इस गाने का एक लाइन था, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये वो लोग हैं जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़े, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु। और मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? मई 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 ईस्वी को। और 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में पराजित कर दिया, हरा दिया। अब महात्मा गांधी अपने उम्मीदवार के रूप में यह चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और सुभाष चंद्र बोस 1938 के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। तो गांधी जी कहे कि तुम बैठ जाओ और पट्टाभी सीतारमैया को अगला अध्यक्ष बनने दो। लेकिन सुभाष चंद्र बोले कि नहीं, हम भी चुनाव लड़ेंगे। और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया की हार को गांधी जी ने अपना व्यक्तिगत हार बना दिया, और उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया कि सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। और गांधी जैसे महान व्यक्तित्व, जिनका सम्मान और आदर हर राजनीतिक दल, भारत का हर व्यक्ति करता था, और जब वो ये स्टेटमेंट देता हो कि इनकी हार मेरी हार है, तो सुभाष चंद्र बोस ने बिना देर किए हुए अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक अलग पार्टी बनाया, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। यह भी सवाल पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1 मई 1939 को। और फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। पीछे वाले, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? कहां थे? आप लोग यहां नहीं थे क्या?
अरे क्लास में रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? कौना माया में भुलाइल बर तोता हो, एक दिन ही खोता छोड़ के जाए के परी। कहाँ रहते हैं भाई? यहाँ एक ही शब्द को हम बार बार बोलते हैं और आप लोग का ध्यान कहीं और है। सब चीज पर ध्यान रखिए, लेकिन अभी जहां है वहां ध्यान को बनाए रखिए। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई और फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सीधा मेरी तरफ देखना है, हमसे संवाद करना है, उसमें नहीं, यहां याद करना है। वो तो घर पे आप देखेंगे ना। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन सी सेना बनाई? फ्री इंडियन लीजन। फ्री इंडियन लीजन सेना के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह, इन्होंने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की हत्या कर दी। ओ डायर। और ये ओ डायर उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था। कहां का? पंजाब का, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। और उधम सिंह, उम्र क्या हुआ था? 15-16 साल का एक लड़का उस घटना से इतना आक्रोशित था कि उसने सोच लिया कि हम इस जनरल डायर को मारेंगे गोली। अब 15-16 साल का बच्चा डायर, वो डायर बैठा हुआ कहाँ है? लंदन में। और ये कहाँ है? कहाँ है? इंडिया में। और ब्रिटेन जाने वाली एक जहाज में ये छुप करके बैठ गए। छुप करके, पानी का जहाज था, उसमें छुप करके ये घुस गए और छुप करके पहुंच गए कहाँ? ब्रिटेन। वहां खोज रहे थे मिलेगा कहाँ। ठीक है, और क्रांतिकारी लोग तो उस समय ऐसे लोगों को तलाशते ही थे। और एक सभा का जब संचालन, एक सभा के आयोजन में जब भाग लेने के लिए आया जनरल डायर, उसी समय उधम सिंह ने किया फायर। ठीक है, और डायर का हो गया राम नाम सत्य। तो ये पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की हत्या किसने की? सरदार उधम सिंह ने। और सरदार उधम सिंह ने डायर की हत्या कब की? 13 मार्च 1940 को। 13 मार्च 1940 को। सोचिए, एक जुनून था ना, इतना कम उम्र का बच्चा छुप करके पहुंच गया और लंदन जाके मार दिया गोली। ठीक है, अब आगे देखिए, गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को। और कहां शुरू हुआ? पावनार में। और जो प्रथम सत्याग्रही थे वो बने विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे बने ब्रह्मदत्त। एकदम इसको याद कर लेना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? 17 अक्टूबर 1940 को। कहां से शुरू हुआ? पावनार से। और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। ये 3 सवाल अक्सर पूछे गए हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई 17 अक्टूबर 1940 को। कहां से प्रारंभ हुआ? पावनार से। और प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली
जिन्ना। और इसी अधिवेशन में पहली बार एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। ये कई बार सवाल पूछा है कि लीग के किस अधिवेशन में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई, कब, किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। एकदम इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का कहां अधिवेशन हुआ? लाहौर में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। और इसी अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम लीग के 1940 के दिल्ली अधिवेशन, ठीक है, देखिए 1940 में एक अधिवेशन हुआ लाहौर में, और लीग का दूसरा अधिवेशन उसी वर्ष हुआ कहां? दिल्ली में। और दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अल बख्श, ठीक है। अधिवेशन में खली कुजमान ने पाकिस्तान नाम से एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। 2 अधिवेशन हुआ। पाकिस्तान की मांग जब पूछे कि पहली बार किस अधिवेशन में किया गया? लाहौर अधिवेशन में। और प्रस्ताव जो पारित हुआ वो दिल्ली अधिवेशन में, ठीक है। तो ज्यादातर ये लाहौर अधिवेशन वाला ही पूछता है। पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया दिल्ली अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? अल्लाह बख्श। और पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव किसने रखा? खलीकुज्जमान, ठीक है। और ये शब्द पाकिस्तान कोई और दिया, ठीक है। देखिए वर्धा 1942 ईस्वी, वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942 में। और कहां पारित हुआ? वर्धा में। 7 अगस्त 1942 को, याद रखेंगे ये डेट, कांग्रेस की एक बैठक, 8 अगस्त दिया है कि 7 अगस्त? 7 अगस्त। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक हुई बॉम्बे में, और बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में यह बैठक हुआ। यह भी पूछता है ग्वालियर टैंक, ठीक है। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बॉम्बे में हुई, और बॉम्बे में कहां हुई? ग्वालियर टैंक में हुई। और इसी बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने स्वीकार कर लिया 8 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने बॉम्बे के अधिवेशन में स्वीकार किया, कब? 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई 9 अगस्त 1942 को। अगले ही दिन क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया। और कई बार भारत छोड़ो आंदोलन अपने आप में अजीब, इतना बड़ा आंदोलन, इतने व्यापक स्तर पे चलने वाला आंदोलन, जिसका नेतृत्व करता कोई था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि जैसे ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया, उसी दिन कांग्रेस के सभी तमाम नेताओं को नजरबंद कर दिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया, करो या मरो। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942 को। और इसी में गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। और यहां से सवाल पूछता है कि गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? पूना के आगा खां महल में। गांधी जी को कहां नजरबंद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? पूना के आगा खां महल में। तो गांधी जी को पूना में नजरबंद कर दिया गया, ठीक है। और कांग्रेस के जो अन्य कार्यकारिणी के जो अन्य सदस्य थे, उनको अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को भी नजरबंद कर दिया गया। तो 1942 में
गांधी जी को नजरबंद कर दिया गया पूना के आगा खां पैलेस में, और 1944 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है। इसी बीच इधर भारत से बाहर सुभाष चंद्र, कैप्टन मोहन सिंह, ये लोग क्रांतिकारी तरीके से आंदोलन के लिए प्रयास कर रहे थे, और इन लोगों ने गठित किया आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना का जो विचार था, सबसे पहले आया कैप्टन मोहन सिंह के मन में। यह सवाल पूछा है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार किसके मन में आया? कैप्टन मोहन सिंह के मन में। और आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन हुआ 1 सितंबर 1942 को। किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। लेकिन यह असफल रहा, इसीलिए आजाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय या उसका संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो आजाद हिंद फौज का गठन हुआ, उसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। वो लड़ते लड़ते बर्मा तक पहुंच गए थे। तो जो पहला आजाद हिंद फौज का विचार आया वो तो कैप्टन मोहन सिंह को आया। उन्होंने 1 सितंबर 1942 को पहला डिवीजन स्थापित किया, लेकिन वो असफल रहा। सफलतापूर्वक इसको स्थापित करने का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है, और अक्टूबर 1943 में इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन जब भी सवाल आएगा कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे, तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। ये इसके सर्वोच्च सेनापति बने, किसके? आजाद हिंद फौज के। और आजाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड थे। ठीक है। एक था सुभाष ब्रिगेड, दूसरा था गांधी ब्रिगेड, और तीसरा था नेहरू ब्रिगेड। और एक अलग से महिला ब्रिगेड था जिसका नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ठीक है। ये चारों ब्रिगेड, 3 ब्रिगेड तो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए भी अलग ब्रिगेड था। तो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट आजाद हिंद फौज से संबद्ध थी, उसका एक ब्रिगेड था। और आजाद हिंद फौज का जो झंडा वो कांग्रेस के तिरंगे झंडे की ही भांति था। ठीक है। जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था, दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह। अभी इस शेर का चिन्ह, सिंबल कहां देखते हैं आप? अशोक स्तंभ तो अलग। अभी भारत सरकार के किस योजना का सिंबल है ये? मेक इन इंडिया का नहीं, मेक इन इंडिया का। तो दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह किसके झंडे पर था? आजाद हिंद फौज के झंडे पर। आजाद हिंद फौज का जो तिरंगा था उस पर किसका चित्र था? दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। ठीक है। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया, और ये किसको सौंप दिया? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, क्योंकि उसमें आजाद हिंद फौज के लड़ाके लड़ रहे थे जापान के पक्ष में। ठीक है। तो 8 नवंबर 1943 को, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जापान और ब्रिटेन एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे, तो ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत, इसलिए जापान ने भारत पर कब्जा किया। और इसमें सहयोग कौन कर रहा था? आजाद हिंद फौज। और जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप किसको सौंप दिया? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। और अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप। ये नाम किसने रखा? सुभाष चंद्र बोस ने। अंडमान निकोबार को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप किसने नाम दिया?
तो आपसे पूछें कि स्वराज द्वीप कहाँ है, अभी बंगाल की खाड़ी में। शहीद द्वीप कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब क्या हुआ, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, ये नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप का। अब यहां से सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से टोक्यो के लिए निकलते हैं और अचानक एक हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है और उस दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई कि नहीं हुई इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इस घटना के बाद, उनका टिकट था उस दिन, उस प्लेन में वो बैठे नहीं बैठे कोई प्रमाण नहीं, लेकिन माना जाता है कि इसी हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इसके साक्ष्य और प्रमाण भारत सरकार के पास कुछ नहीं है। आरटीआई से मांगा गया था कि प्रमाण क्या है, तो सरकार के पास कोई प्रमाण नहीं था। और लेकिन इस घटना के बाद सुभाष चंद्र बोस कभी दिखे नहीं और समय समय पे अक्सर जब हम लोग छोटे थे तो अफवाह होता था कि सुभाष चंद्र बोस दिखे हैं, मिले हैं, है ना, मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था और उस समय सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? हाँ, तो अक्सर क्या होता है कि जब पूछता है कि जन्म कहाँ हुआ था तो हम लोग अक्सर आंसर बंगाल ले लेते हैं, नहीं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बंगाली थे तो हम लोग आंसर बंगाल ले लेते हैं। लेकिन उनका उनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा में, उड़ीसा में के कटक में। ठीक है, तो भी आज के लिए इतना ही। ठीक है।